नमस्कार। आज हम हिमालय की गोद में बसे भारत के एक बहुत ही अनोखे राज्य सिक्किम की गहराई में उतरेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके इतिहास से लेकर आज तक की पूरी कहानी बताते हैं। जी। देखने में छोटा है सिक्किम, पर इसकी कहानी, इसका इतिहास, संस्कृति बहुत गहरी है। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस सामग्री से वो खास बातें निकालें जो सिक्किम को समझने में मदद करें। हाँ तो कहाँ से शुरू करें? चलिए पीछे चलते हैं, काफी पीछे, 8वीं सदी में। 8वीं सदी? हाँ। अच्छा। जी, जब गुरु पद्मसंभव, जिन्हें गुरु रिनपोछे भी कहते हैं, वो सिक्किम आए, उन्होंने वहां बौद्ध धर्म की नींव रखी। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। और एक भविष्यवाणी भी की कि भविष्य में यहाँ एक बौद्ध राजा राज करेगा। दिलचस्प। जी। और उस समय वहाँ कौन लोग रहते थे? तब वहाँ के मूल निवासी थे लेप्चा समुदाय के लोग। अच्छा। और फिर देखिए, वो भविष्यवाणी आगे चलकर सच हुई। हाँ, वो नामग्याल वंश वाली बात। बिल्कुल। 1642 में फुनसोग नामग्याल पहले चोग्याल बने। चोग्याल यानी धर्म राजा। चोग्याल, ठीक है। और इसी नामग्याल वंश ने फिर गैंगटॉक को अपनी राजधानी बनाया और लगभग आप सोचिए 300 साल तक शासन किया। 300 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। लेकिन ये दौर हमेशा शांत तो नहीं रहा होगा, पड़ोसी भी तो थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। पड़ोसी राज्यों से, खासकर नेपाल और भूटान से टकराव चलते रहते थे। संघर्ष का दौर था वो भी। और फिर 19वीं सदी आते आते एक और बड़ी ताकत का असर दिखने लगा। अंग्रेज? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, वही। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनकी संधियां हुईं और धीरे धीरे 1861 तक सिक्किम एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया, मतलब एक संरक्षित राज्य। प्रोटेक्टोरेट, इसका मतलब क्या था? ठीक ठीक। इसका मतलब था कि सिक्किम के रक्षा और विदेश मामले वो सब तो ब्रिटिश देखेंगे, लेकिन जो अंदरूनी शासन है वो चोग्याल के हाथ में ही रहेगा। एक तरह से कह लीजिए सीमित स्वायत्तता मिली हुई थी। समझ गया। तो जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब सिक्किम का क्या हुआ? वो भारत का हिस्सा नहीं बना? नहीं, तुरंत नहीं। आजादी के बाद भी सिक्किम कुछ समय तक इसी तरह एक अलग रियासत बना रहा, भारत सरकार के संरक्षण में। अच्छा, फिर ये भारत का राज्य कैसे बना? वो हुआ 1970s के दशक में। 1973 में लोकतंत्र के लिए वहां एक बड़ा आंदोलन हुआ। लोगों ने राजशाही के खिलाफ आवाज उठाई। हाँ, राजनीतिक उथल-पुथल हुई थी। जी। और उसी के बाद वहां एक जनमत संग्रह कराया गया, रेफरेंडम। और उसमें लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में वोट दिया। हाँ, भारी बहुमत से। और उसी के आधार पर 16 मई 1975 को सिक्किम औपचारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बन गया। 16 मई 1975। तो ये विलय का फैसला, क्या ये सब आसानी से हो गया? कोई विरोध नहीं हुआ? देखिए, जनमत संग्रह का नतीजा तो साफ था, लेकिन हाँ, हर बड़े बदलाव की तरह इसमें भी अपनी जटिलताएं तो थी ही। राजशाही के समर्थक थे, लोकतंत्र के हिमायती थे, उनके बीच तनाव भी था, पर आखिरकार जनता की इच्छा ही सबसे ऊपर रही। बिल्कुल। और इस पूरी ऐतिहासिक कहानी के साथ साथ सिक्किम का भूगोल भी तो बड़ा अनोखा है। हाँ, वो तो है ही। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य, हाँ। लेकिन दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा यहीं पर है ना कमाल की बात। छोटा सा राज्य और इतनी विशाल भव्य चोटी। बिल्कुल। और इसी छोटे से इलाके में आपको गजब की भौगोलिक विविधता मिलती है। एक तरफ बर्फीले पहाड़, दूसरी तरफ हरी भरी उपजाऊ घाटियां। और प्रशासनिक तौर पर कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सिक्किम। और प्राकृतिक खजानों की तो बात ही क्या, छांगू झील है, गुरुडोंगमार झील है। हाँ, गुरुडोंगमार झील सुना है दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है ये। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर अनगिनत झरने हैं, घने जंगल हैं, वन्य जीव हैं, प्रकृति अपने पूरे वैभव में है वहाँ। और इसी खूबसूरत प्रकृति के बीच बसी है वहाँ की संस्कृति, जिसमें शायद बौद्ध धर्म का असर काफी गहरा है। हाँ, बौद्ध धर्म का प्रभाव तो बहुत स्पष्ट दिखता है। इतने सारे मठ हैं, गोम्पा हैं और लोसार जैसे त्योहार भी हैं जो बौद्ध परंपरा से जुड़े हैं। लोसार, तिब्बती नया साल। जी, लेकिन साथ ही साथ हिंदू धर्म का भी काफी प्रभाव है। दशैन, दीपावली जैसे त्योहार भी वहाँ खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो ये एक तरह का संगम है। हाँ। ये कैसे बना? इसका बड़ा कारण है वहाँ रहने वाले अलग अलग समुदाय। एक तो मूल निवासी लेप्चा हो गए, हाँ। फिर तिब्बत से आए भूटिया लोग, हाँ। और बड़ी संख्या में नेपाली समुदाय के लोग भी आकर बसे। अच्छा, तो लेप्चा, भूटिया और नेपाली, ये मुख्य समुदाय हैं। बिल्कुल।
और ये सब अपनी अपनी परंपराएं, अपनी भाषाएं साथ लेकर आए। तो संस्कृति में भी ये मेलजोल दिखता है। भाषा की बात करें तो नेपाली वहाँ की मुख्य संपर्क भाषा जैसी बन गई है। पर दूसरी भाषाएं भी बोली जाती होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, भूटिया, लेप्चा, हिंदी, अंग्रेजी सब चलती हैं। यही सांस्कृतिक तालमेल सिक्किम की असली पहचान है। और अगर आज के सिक्किम की बात करें तो पर्यटन तो एक बड़ा पहलू है ही। गांगटोक, नाथुला पास, युमथांग घाटी, रुमटेक मठ, ये सब काफी मशहूर हैं। जी, पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ के लिए। लेकिन एक और चीज है जो मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करती है, वो है सिक्किम का भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य होना। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या ये सिर्फ एक टैग है या इसके पीछे कोई गहरी सोच, कोई नीति है? नहीं, ये सिर्फ एक तमगा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सोचा समझा नीतिगत फैसला था। इसके पीछे सालों की मेहनत है। अच्छा, कैसे किया उन्होंने ये? सरकार ने बाकायदा रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी। किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए ट्रेनिंग दी, मदद की। पर इसमें तो चुनौती आई होगी, उपज कम होने का डर। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में चुनौतियां आईं। किसानों को मनाना, उपज को बनाए रखना, ये सब आसान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ये सिक्किम की पहचान बन गया और अब तो ये वहाँ के अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा भी है। और ये उनके पर्यावरण के प्रति लगाव को भी दिखाता है ना? जैसे प्लास्टिक पर बैन लगाना। सही कहा, ये उनके पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है। वो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना चाहते हैं। वाकई, तो भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य, हाँ, ऊंची साक्षरता दर करीब 82%, जी, और पर्यावरण को लेकर इतनी जागरूकता, ये सब मिलकर सिक्किम की एक बहुत ही अलग और खास तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। ये शांति, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता का एक अद्भुत मिश्रण है। सिक्किम सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है, वो एक अनुभव है, जीने का एक अलग तरीका सिखाता है। तो ये थी सिक्किम की कहानी, एक झलक हमारे पास जो स्रोत थे उनके आधार पर। एक छोटा सा राज्य, लेकिन यकीनन बड़े सबक सिखाता है। हाँ, और जाते जाते एक विचार मन में छोड़ जाता है। सिक्किम का ये जो मॉडल है, पूरी तरह से जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण पर इतना जोर, क्या ये सिर्फ एक अनोखा उदाहरण है या फिर ये भविष्य में विकास का एक जरूरी रास्ता हो सकता है जिस पर बाकी जगहों को भी गंभीरता से सोचना चाहिए? अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपके दोस्तों को भी ये टॉपिक पसंद आ सकता है तो उनके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और सुनते रहिए पॉडकास्ट।